अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूनुस भट्टी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरा चूज किया हुआ टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये टॉपिक फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर से है। इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली है क्या और ये किस जगह पर इस्तेमाल होती है और ये किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसमें से ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आती है, इसमें से एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। इसके साथ ही हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो टॉपिक का बकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि हमें एक रिलेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सर्टेन पाइप एंड इट्स वेलोसिटी। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने घर के अंदर ना अक्सर देखा होगा, जब घर की पानी की वायरिंग वगैरह होती है या गैस की वायरिंग वगैरह होती है, तो वहां पर ना कई दफा ऐसा किया जाता है कि कुछ पाइप के जॉइंट्स इस तरह के लगाए जाते हैं, एल्बो या जॉइंट्स इस तरह के लगाए जाते हैं जो एक तरफ से बड़े होते हैं और एक तरफ से छोटे होते हैं। अच्छा, हम इस तरह क्यों करते हैं? एक्चुअली कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर हमें पानी की वेलोसिटी को तेज करना होता है। मिसाल के तौर पर आप क्या करेंगे, आप पीछे से आप बड़ा पाइप आ रहा है, बड़े पाइप से आप मतलब आप गैस का पाइप अपने गैस लगवाइए, तो क्या होगा कि गैस का जो बड़ा पाइप है उसके अंदर से आगे आपके घर जो पाइप आ रहा है वो बारीक होगा। अच्छा, वो बारीक पाइप क्यों लगाते हैं घर के, मतलब वो बड़ा पाइप लगा के ले इस वजह से लगाते हैं कि जो गैस की वेलोसिटी है वो तेज हो जाए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली उस चीज को एक्सप्लेन करती है, यानी कैसे पता चला ये हमारे जो इंजीनियर वगैरह इनको कैसे पता चला कि जी पीछे पाइप बड़ा है, आगे पाइप को बारीक कर दो तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। वो बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने बताया। इसी तरह और भी बेशुमार ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करती है। तो देखते हैं जी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि डिस्कस करती है फ्लो रेट को। फ्लो रेट क्या है कि कितनी देर में कितना पानी आगे गया, ये है फ्लो रेट। फ्लो रेट को बेसिकली स्टडी करती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये फ्लो रेट किस तरह प्रोवाइड करती है, ये वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया के दरमियान प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें प्रोवाइड करती है। और हमें एक बात ये पता चलती है कि बेशक पीछे पाइप बड़ा था, आगे पाइप छोटा हो गया, फ्लो रेट सेम रहेगा, पानी का बहाव सेम ही रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगी, पानी में तसलसल रहेगा। इसी वजह से इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम किसी फ्लूइड के तसलसल को स्टडी करते हैं, कंटिन्यूटी को स्टडी करते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि हम स्ट्रीमलाइन फ्लो को स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली लैमिनार फ्लो जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में समझाया आपको, स्टडी फ्लो को बेसिकली स्टडी कर रहे हैं हम यहां पर। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, ये बताती है कि जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो पाइप का वो जो गोल एरिया, पाइप आगे वो एरिया कम हो गया, जिधर पाइप का एरिया ज्यादा था उधर वेलोसिटी स्लो थी, जिधर पाइप का एरिया थोड़ा हो जाए उधर वेलोसिटी तेज हो जाती है। इसकी एक और वैसे ये इसकी एग्जांपल नहीं है, ये यहां पर कंक्लूड पुट नहीं की जा सकती, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। अक्सर आप घर का फर्श धो रहे हो, क्या होता है पाइप छोटा पड़ जाए, पानी दूर कोने में पहुंचाना हो, तो अब आपको पता है कि अगर आप नहीं धोएंगे तो ऑब्वियसली आपके घर से होगी, तो आप क्या करेंगे, उस पाइप को आगे से दबाएंगे जिससे क्या होगा, स्पीड तेज होगी। लेकिन यहां पर स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रहता, यहां पर क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो बनता है। पीछे से पानी स्मूथ आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, आगे जाके उसका चेंज आता है, उसमें टर्बुलेंट फ्लो होता है। लेकिन ये सिर्फ समझ आपका, ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली आप सबने ये काम बड़ा ज्यादा किया होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि आपको अंदाजा हो चुका है कि जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का छोटा हुआ, उसकी स्पीड तेज हुई, वो था टर्बुलेंट, क्या आपने से बाय फोर्स दबाया। लेकिन अगर एक फिक्स शेप बना पक्की हो, मसलन आगे से पाइप, पीछे से पाइप बड़ा आ रहा है, आगे छोटा पाइप आपने लगाया हो, तो वो खुद ब खुद स्पीड स्लो हो जाती, तेज हो जाती है। लेकिन इन कंटिन्यूटी, बड़ा अहम पॉइंट है ये, एक तो वो पाइप को दबाना, वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्सप्लेन नहीं कर रही। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्सप्लेन कर रही है स्ट्रीमलाइन फ्लो को। जब आप कि पीछे से पाइप का साइज बड़ा, आगे पाइप का साइज छोटा, या पीछे से पाइप का साइज छोटा हो, आगे आप पाइप का साइज बड़ा कर दें, यानी आपको पानी की स्पीड स्लो चाहिए हो, तो वहां पर आप इस तरह ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से आप ये पॉइंट स्टडी करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास है, वो मैथमेटिकल फॉर्म बेसिकली क्या है, a1
V1 इज इक्वल टू A2, V2 इज इक्वल टू AV, जिसको आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ये A क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक एंड का एरिया, वो जो गोल जिस तरह ये देखे ना, ये एरिया, इसका ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये गोल एरिया, ठीक है, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। और ये जो मैंने V थोड़ा सा टेढ़ा लिखा है ना, ये वाला V, ये बेसिकली मैंने वॉल्यूम के लिए यूज किया ताकि थोड़ा सा वेलोसिटी और वॉल्यूम में फर्क पड़ सके, इसलिए मैंने थोड़ा सा टेढ़ा V इस्तेमाल किया। और ये टाइम, तो हमें पता चल रहा है कि वॉल्यूम बाय टाइम, कि इतने टाइम में इतना वॉल्यूम पानी का, मतलब पानी के अंदर वॉल्यूम यहां से पास आउट हुआ, ये फ्लो रेट है, और ये फ्लो रेट हमें प्रोवाइड करेगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है, और ये इसका एक एमसीक्यूज भी अक्सर आता है कि ये किस कौन से वाले लॉ पे डिपेंड करती है। तो अपनी याद रखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी पानी के पाइप के एक एंड पर जितना पानी का मास था उतना ही मास आगे बाहर की तरफ निकला, बेशक पाइप बड़ा या छोटा हो, मास में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। सिंपल एक लॉजिक है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर बेसिकली तो ये है कि पेपर में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा, और इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। पेपर में इस लॉ को किस तरह लिखना है वो आपको मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर, मैं इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नोट्सों का, जहां से आप पेपर प्रेजेंटेशन के लिहाज से आपको लिखा मिलेगा कि इस तरह पेपर में लिखना है। फिलहाल आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है। तो अब हम इसकी डायग्राम पे जाते हैं। हमने एक डायग्राम यहां बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कि ये लोअर एंड जो है ये मैंने बारीक बनाया, आप इसको बड़ा बना लें, इसको बारीक बना लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लोअर एंड बारीक है, ये अपर एंड आपका बड़ा है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। ये बाहर वाला एरिया जहां से पानी बाहर निकलेगा, जहां से पानी एंटर करवा रहे हैं इधर से, आप इधर से एंटर करवा के इधर से निकाल लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, ये एरिया, ये डिस्टेंस क्या है? देखिए जी, ये गोल एरिया था और ये पानी ने आगे कितना फासला तय किया, ये डिस्टेंस x1 और ये x2। तो ये हमने कुछ लेट कर लिए। इसके लिए हम यह लेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहां पर प्रूफ करना है कि यहां पर पानी का जो बहाव है, कंटिन्यूटी, तसलसल होगी, उतना ही पानी का बहाव इधर भी होगा। बेशक एरिया ज्यादा हो गया, स्पीड खुद बहुत स्लो हो जाएगी, और ओवरऑल हमारा आंसर सेम ही रहेगा। तो इसको साबित करने के लिए हमारे पास जो एक चीज है वो क्या है? वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने पेपर में ये सवाल जब लिख रहे हो ना, तो आपने माइंड में क्या चीज रखनी है? आपने याद रखना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। अलग अलग डिफरेंट एरियाज की हमने एक पाइप ले ली, जिसकी वजह से हम इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी स्टडी कर रहे हैं। यहां पर एक बड़ा अहम पॉइंट आप पूछ सकते हैं, और पूछना भी चाहिए आप लोगों को, आप अपने टीचर से पूछा करें कि अलग अलग साइज की, डिफरेंट साइज की पाइप क्यों ली गई? ये कंटिन्यूटी तसलसल पढ़ना था ना, तो सेम ले लेते। देखिए जी, अगर पाइप के दोनों एंड पहले सेम होते तो वहां होना ही तसलसल था। कंटिन्यूटी तो स्टडी वहां करनी है हमने जहां पर हमें शक हो कि देखिए जी पाइप यहां छोटा है, आगे जाके बड़ा हो गया, पहले बड़ा है फिर छोटा हो गया, तो यहां पर बहाव में फर्क पड़ सकता है। तो वहां पर हम कंटिन्यूटी स्टडी करें कि वाकई यहां पर कंटिन्यूटी तसलसल है या नहीं है। तो इस वजह से हम पाइप का साइज डिफरेंट ले रहे हैं, सेम पाइप का साइज नहीं ले रहे। तो इस कंटिन्यूटी को साबित करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, कंडीशन क्या है, इसके पीछे फिनोमेना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट एक ही है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। मास ने सेम रहना है इधर और इधर, मास कंजर्व रहेगा, मास कंजर्व रहेगा। अच्छा, अगर मास कंजर्व रहेगा तो इसका मतलब फिर हम मास से ही इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जी, हम सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर मास स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, कि लोअर एंड पर मास क्या होगा। तो लोअर एंड पर अगर हम मास को लिख लें, तो हम क्योंकि उसके लिए 1 यूज कर रहे हैं, तो लोअर एंड का मास होगा m1। तो मास अगर आप लोगों ने निकालना हो, आप लोगों ने इस फ्लूइड का मास निकालना है। जरा गौर कीजिएगा, इस वक्त इस फ्लूइड का मास किस तरह से निकल सकता है। रट्टे पे नहीं जाना बच्चे, रट्टे पे जाओगे मर जाओगे, रट्टे पे जाओगे आप लोग आगे फ्लो नहीं कर सकते, आगे जाके आप ई कैट एम कैट में नहीं चल सकेंगे। आपने अंडरस्टैंडिंग से चलना है चीजों को। मैथ्स निकालना है, क्योंकि मैथ्स के अलावा हमारे पास तरीका कोई नहीं था। मैथ्स कैसे मिलेगा? देखिए, इस जो आपके पास पाइप में से पानी गुजर रहा है या कोई भी फ्लूइड गुजर रहा है, गैस गुजर रही है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपके पास मौजूद है, जो आपको इजीली अवेल है। सबसे पहले इस पानी या गैस की डेंसिटी फिक्स होती है, वो हमें पता है। सेकेंडली, हम इसका वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो हमने पढ़ा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम, तो उस कॉन्सेप्ट से हमें यहां पर निकालेंगे। बजाय इसके कि आप पूरे सवालों को रट्टा लगाएं, आप इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, खुद ब खुद आपसे सवाल हल होगा, आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन खुद ही हल हो जाएगी, आपको तैयार रट्टे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए जी, यहां पर मास इज इक्वल टू डेंसिटी रो 1 इंटू वॉल्यूम 1, ये हमने यहां पर एक फार्मूला लिख लिया। हम इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। देखिए जी, मैंने डेंसिटी 1 क्यों लिखी, क्योंकि अभी हम इस फ्लूइड को आगे जाके हम कहेंगे ये इनकम्प्रेसिबल है, इसकी लिमिटेशन भी है कि इनकम्प्रेसिबल है, इसकी डेंसिटी सेम रहेगी, तो वहां पर हम सेम कर लेंगे। यहां पर भी आप 1 ना लिखते तो कोई मसला नहीं था वैसे। देखें आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेंसिटी तो बच्चे वही रहेगी, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यहां पर ये एरिया मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस, इस एरिया ने कितने के अंदर से पाया नहीं बोलते कितना डिस्टेंस तय किया, तो आपका ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बेसिकली किसके इक्वल है, a1 इंटू डेल्टा x1, इसकी जगह पर हम पुट करते हैं a1 इंटू डेल्टा x1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 भी है, पहली इक्वेशन हमें मिल गई। यानी हमने बेसिकली इस जगह पर पानी का मास कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ इट्स डेंसिटी एंड वॉल्यूम। अब हम सेकंड पॉइंट, इस अपर वाले पॉइंट के लिए मास फाइंड करते हैं, क्योंकि मास के अलावा हमारे पास खाली कोई नहीं है। देखते हैं, तो जी हमारे पास m2 मास हम सेकंड वाला ले रहे हैं, m2 मास हमारे पास क्या होगा, ये होगा डेंसिटी 2 इंटू वॉल्यूम 2, तो डेंसिटी 2 इंटू वॉल्यूम 2, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम यहां पर कहेंगे कि वॉल्यूम 2 इक्वल होगा एरिया 2 इंटू डेल्टा x2, जितना फासला यहां पर पानी ने आगे की तरफ तय करके बाहर निकला। तो हमारे पास यहां से m2 की वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 और डेल्टा x2 इतना फासला तय हुआ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब देखिए जी, हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इन दो इक्वेशंस की मदद से हमने आगे फर्दर प्रोसीड करना है। किस लॉ पर डिपेंड करता था ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, किस लॉ पर डिपेंड करती थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट्स मीन के मास यहां पर कांस्टेंट होना चाहिए, और मास कब कांस्टेंट होगा, जब हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। जब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, इट्स मीन m1 डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। तो हम इस दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की मदद से यहां पर पुटिंग करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा, डेंसिटी 1 एरिया 1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेंसिटी 2 एरिया 2 और डेल्टा x2। देखिए जी, शुरू में हमने पहली बात की क्या की कि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, स्टडी फ्लूइड है, कंटिन्यूटी है, यहां पर तसलसल है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी सेम है। अगर डेंसिटी सेम है तो आप लिखेंगे एज, जैसा कि डेंसिटी 1 इज इक्वल टू डेंसिटी 2, यानी रो 1 इज इक्वल टू रो 2, इन दोनों की जगह पर हम रो पुट कर सकते हैं, तो रो इज इक्वल टू इक्वल आ गया रो इनटू a1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू रो a2 डेल्टा x2। तो यहां से आप इसको मजीद सॉल्व अगर करें तो यहां पर आपकी ये डेंसिटी बेसिकली कैंसिल आउट हो रही है, और आपके पास जो आंसर बच रहा है वो क्या बच रहा है, a1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू a2 डेल्टा x2। हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की एक फॉर्म फाइंड कर ली। अब यहां पर आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहां तक ठीक है जी, हम रट्टे के बगैर आ गए, यहां तक हमने इसको ड्राइव कर लिया विदाउट रट। आगे वेलोसिटी कैसे पुट करेंगे, हमें कैसे याद रहेगा यहां पर वेलोसिटी आनी चाहिए। इक्वेशन कौन सी थी जी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तसलसल कब होगा, जब वेलोसिटी होगी। तो विदाउट वेलोसिटी आप तसलसल स्टडी नहीं कर सकते। इट्स मीन कि इस इक्वेशन के अंदर किसी ना किसी तरह से वेलोसिटी पुट करनी पड़ेगी। और वेलोसिटी हम कैसे पुट कर सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा x या सिर्फ x, डेल्टा x बाय डेल्टा t, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। सिंपल t लिख ले, डेल्टा t लिख ले, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ रहा है जी a1 डेल्टा x, मिस्टेक है यहां पर थोड़ी सी, x नहीं, क्योंकि यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेल्टा x आ जाएगा v क्रॉस डेल्टा t।
तो हम यहां पर डेल्टा अगर x1 है तो v1 डेल्टा t इज इक्वल टू a2 v2 डेल्टा t। ये हमारे पास इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। अब टाइम दोनों तरफ डेल्टा t कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 विच इज इक्वल टू av एंड विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब कि जब एरिया ज्यादा होगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, जब एरिया कम होगा वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। इसका ऑपोजिट ले लें, जब एरिया कम था वेलोसिटी ज्यादा थी, जब एरिया ज्यादा किया तो वेलोसिटी कम होगी, लेकिन तसलसल में कंटिन्यूटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी वजह से इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस इक्वेशन को भी कहते हैं। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली आपको प्रोवाइड क्या करती है, ये हमें प्रोवाइड करती है फ्लो रेट। तो देखते हैं जी फ्लो रेट कैसे फाइंड होगा। फ्लो रेट हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, देखें मैं यहां पर साइड पर कैलकुलेट करने लगा था। आपने अभी भी साबित किया कि a इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप लोगों ने यही आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी। एरिया और वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी आपके पास है इस वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डेल्टा x बाय टी। यहां से हमने ये ड्राइव किया, अभी इसी जगह से हम इसी कॉन्सेप्ट से आए थे। तो ये जो a इंटू डेल्टा एक्स शुरू में चलने, यहां से इसी इक्वेशन से आप चलना शुरू हुए थे। दोबारा वॉल्यूम आ गया आपके पास, ऊपर क्या गया जी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा टी। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज आल्सो अ कांस्टेंट एंड इट्स ड्राइव फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की ये जो फॉर्म हमने लिखी थी यहां से कि a v इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये साबित हो गया कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें प्रोवाइड करती है फ्लो रेट। तो ये भी वेलोसिटी है, ये वाला भी वॉल्यूम है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। तो यहां से मुझे पता चला कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कि आपको मिली थी विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और आपको पता था कंटिन्यूटी जब होगी तो वहां पर वेलोसिटी का होना जरूरी है। ये दो पॉइंट बस याद रखनी है, ये दो की पॉइंट, खुद ब खुद सवाल हल हो जाना है। और एंड पर आपने फ्लो रेट साबित करना था। फ्लो रेट साबित होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपने साबित कर दिया कि जी बिल्कुल फ्लो रेट आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के इक्वल है। और यही हमारा एक तो ये लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन क्या है कि जब तक फ्लूइड इनकंप्रेसिबल नहीं होगा। इनकंप्रेसिबल का मतलब वाला क्या है, इनकंप्रेसिबल मतलब है कि इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी हर हाल में कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ऑब्वियसली प्योर फ्लूइड आपके पास है, पानी की फिक्स्ड डेंसिटी है, एयर की फिक्स्ड डेंसिटी है। अगर फ्लूइड आपका प्योर है, मिक्स नहीं, वो गंदा नहीं है, तो उसकी डेंसिटी फिक्स ही होगी, ठीक है। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैलिड है, यानी ये एक प्रैक्टिकल इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो इसका कंक्लूजन हमारा क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास एक कांस्टेंट आंसर आता है। कांस्टेंट आंसर आया था बिल्कुल, और वो कांस्टेंट आंसर इक्वल है फ्लो रेट के वॉल्यूम पर टाइम या वॉल्यूम पर सेकंड के। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इसमें अभी बेशुमार ऐसे एमसीक्यूज वगैरह हैं जो ईकैट एमडीकैट लेवल के, वो इंशाल्लाह फर्दर उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल एफएससी लेवल तक के लिए इनफ है। इसमें से आप इतना ही लिखें तो आपको इंशाल्लाह नंबर जरूर मिलेंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा, कमेंट जरूर किया करें और शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, दोस्तों तक जरूर पहुंचाया करें ताकि उनका भी फायदा हो। आप किसी का फायदा करेंगे, अल्लाह ताला आपका फायदा जरूर करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।